नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने कल अपना साल 2025 का आम बजट पेश किया। यह बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है। पिछले साल के बनिस्पत इस साल का बजट 38,000 करोड़ अधिक है। मैं आपको बताऊं कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में इस बजट को पेश किया, जिसमें कई अहम घोषणाएं भी करी गई है। वहीं आपको बताऊं कि इस बजट को आप गंभीरता से अगर देखेंगे तो बजट पूरी तरीके से चुनावी नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष लगातार इस बजट को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। आपको बताते जाऊं कि नीतीश कुमार सरकार का इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले यह बजट पेश किया गया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि इस बजट को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। एक तरफ जहां पक्ष लगातार बजट को लेकर तारीफ बटोरने की कोशिश कर रही है, लगातार पक्ष जो है यह जनता के लिए, आम जनता के लिए एक सुनहरा और शानदार बजट बता रहा है, वहीं विपक्ष लगातार इस बजट को खटारा बता रहा है। वहीं अब इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस बजट को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार की पूरी तरीके से पोल खोल कर रख दी है। नीतीश सरकार की पोल खोल कर रखते हुए उन्होंने बजट का पूरा लेखा जोखा ही तैयार कर दिया है। जी हां, रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर यह लिखा है कि बीमारू बिहार के लिए बजट के लिए इतने पैसे कहां से लाएंगे। जी हां, उन्होंने नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा है। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों को लेकर नीतीश सरकार को घेरा है। मैं आपको बताते जाऊं कि रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि सबसे पहले तो बजट के लिए इतने पैसे कहां से लाएंगे। साथ में उन्होंने यह लिखा है कि जो सरकार लगातार बजट पेश करके अपना पीठ थपथपा रही है, वह सरकार ये तो पहले बता दे कि जिस बीमार बिहार को लेकर लगातार विकास की बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं, वह बिहार आज भी पलायन के रास्ते पर चल रहा है, और उस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यह पैसे कहां से लाएंगे। क्या वो गरीब जनता के जेब से पैसे काट कर लाएंगे? यह सवाल रोहिणी आचार्य ने पूछा है। साथ साथ उन्होंने यह भी पूछा है कि नीतीश कुमार जी, आप पहले ये बता दीजिए कि आपने जनता से यह वादा किया था 19 साल पहले ही कि हम 34 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उन युवाओं को रोजगार देने का इसमें तो कोई बात ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आम युवाओं के लिए आपने बजट में क्या रखा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश के में जितने युवा हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा युवा बिहार में पाए जाते हैं, और उन युवाओं के रोजगार की आप लगातार बात करते हैं। उन युवाओं के रोजगार को लेकर आपने इस बजट में क्या रखा है। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि जिस बीमारू बिहार की हालत बद से बदतर है, उन्होंने कहा है कि वो बिहार जहां से लगातार 19 साल से पलायन जारी है और गरीबी जारी है, पूरे देश में जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उनमें से बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है वह 183 रुपया प्रतिदिन है, जो पूरे देश के लोगों से सबसे कम है। साथ साथ उन्होंने यह भी बताया बिहार में इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं है, उद्योग बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश में जितना उद्योग है उसका बिहार में केवल 1.3% है। तो बिहार में रोजगार और उद्योग धंधे के लिए आपने इस बजट में क्या रखा है, यह सवाल रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार से पूछा है। इसके अलावा रोहिणी ने कई कड़े सवाल नीतीश सरकार से पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता जो लगातार गरीबी का दंश झेल रही है, लगातार बिहार से पलायन जारी है, हर राज्य में बिहार के लोग गरीबी के कारण रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, और बिहार में अब तक रोजगार की समस्या, रोजगार को लेकर सरकार कोई भी कदम नहीं उठाई है। तो इस पर इस बजट में क्या है? क्या आप बिहार की गरीब जनता को मारकर, उनके जेब काट कर आप इस बजट के लिए पैसे लाएंगे? आप जनता से यह बताइए कि बजट के लिए पैसे आप कहां से ला रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी पूछा कि महिलाओं के लिए इस बजट में आपने क्या रखा है।
इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने कई कड़े सवाल नीतीश कुमार से पूछे हैं और बजट का पूरा लेखा जोखा ही उन्होंने पेश कर दिया है। उन्होंने बजट को चुनावी बताया, साथ साथ बजट की उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आलोचना करी है। साथ साथ मैं आपको यह बताऊं कि रोहिणी आचार्य के अलावा विपक्ष के सभी नेता भी लगातार बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब बजट पेश हो रहा था उस समय भी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के सभी विधायक हंगामा करते हुए वेल में चले गए थे। तो तेजस्वी यादव लगातार बजट से एक दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था नीतीश सरकार अपने बजट में जो है वह महिलाओं को 2500 रुपया दे, राज्य की जनता को 500 रुपया में गैस सिलेंडर दे, बिजली बिल जो है वह 200 यूनिट बिजली बिहार की जनता को फ्री मिले। साथ साथ उन्होंने उद्योग धंधे और रोजगार को लेकर भी नीतीश सरकार से सवाल पूछा था कि ये सारे मामले आप बजट में दें। उन्होंने नीतीश कुमार से यह भी कहा था कि अगर आपके दिमाग में सारी बातें नहीं आ रही है तो आप हमारी जो योजना है उस योजनाओं को कॉपी कर लीजिए। माई बहन मान सम्मान योजना का आप कॉपी कर लीजिए और उस योजना के तहत ही आप बिहार की महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाएं, 2500 रुपया बिहार की महिलाओं को दें। साथ में मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा विपक्ष के सभी नेता लगातार हंगामा करते हुए सदन में नजर आए थे। वहीं सीपीआई के विधायकों ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। बजट के दौरान उन्होंने सरकार से यह पूछा था कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि अपराधी बिना सबूत के खुलेआम छूट रहे हैं और उसके बाद वो अपराध की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। अपराध को रोकने के लिए, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार को विपक्ष ने घेरा है। वहीं मैं आपको बताऊं कि बजट को लेकर एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि नीतीश सरकार यानी एनडीए सरकार लगातार अपने बजट को लेकर पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि रोहिणी आचार्य ने जो सवाल पूछे हैं वह सवाल बेहद गंभीरता से लेने वाली है और सवाल बेहद जायज है। हालांकि देखिए, यह राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक एक पॉइंट का उल्लेख करा है, उल्लेख करने के बाद उन्होंने सवाल पूछा है, तो यह बिल्कुल कह सकते हैं रोहिणी आचार्य की एक बेहतर पहल है। सवाल पूछना हर जनता का कर्तव्य है और वो ये तो आप समझ लीजिए, रोहिणी आचार्य ने जो सवाल पूछे वह तो राजनीतिक तौर पर पूछे हैं। उन्हें कटाक्ष करना लाजमी है क्योंकि वह विपक्ष से हैं, तो इसलिए उन्होंने सरकार की आलोचना जरूर की है, लेकिन जो पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सवाल पूछे हैं वह सवाल बेहद जायज है और बेहद गंभीरता पूर्वक सोचने वाला यह सवाल है। हालांकि देखिए, सरकार लगातार अपने बजट को लेकर पीठ जरूर थपथपा रही है। सरकार बता रही है कि यह आम जनता के लिए सबसे सुनहरा और सबसे बेहतरीन बजट है। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सरकार ने यह भी कहा है कि अगली सरकार जो बनने जा रही है एनडीए की, उसके बाद अगला 5 साल बिहार को विकसित बनाने में लगाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो बजट पेश हुआ है, तो क्या आप सभी को लगता है कि यह बजट धरातल पर उतर पाएगी? जितने बड़े बड़े वादे सम्राट चौधरी ने करे हैं, क्या आप सभी को लगता है कि वो वादे सरकार पूरा कर पाएगी? बिहार में 7 एयरपोर्ट की घोषणाएं बजट में किया गया है, क्या यह संभव है? जिस एयरपोर्ट का प्रस्ताव पहले से है वह एयरपोर्ट तो आज तक अधर में लटका है, तो 7 नए एयरपोर्ट बनाना सरकार के लिए क्या आसान होगा? वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी इस बजट में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। वहीं महिला पुलिस कर्मियों के लिए कुछ जरूर है। छठ पर्व में आने वाले बिहार आने वाले लोगों के लिए कुछ खुशखबरी जरूर है। इसके अलावा महिलाओं को जरूर कुछ तोहफा दिया गया है, क्योंकि महिलाओं को तोहफा तो देना लाजमी है, क्योंकि इन दिनों बीजेपी सरकार जहां जहां है वो महिला वोटरों पर विशेष फोकस कर रही है, तो इसलिए बिहार के बजट में भी महिलाओं को लेकर विशेष फोकस करा गया है। जबकि अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो इन क्षेत्रों में बिहार बजट में कोई खास फोकस नजर नहीं आया है। वैसे कुछ जगहों पर यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाने की बात जरूर हुई है, लेकिन जिस स्तर पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, तो उस
स्तर में सुधार के लिए बजट में वैसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल बजट को लेकर बिहार में राजनीति जारी है, वार पलटवार का दौर भी जारी है। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर नवंबर में होने हैं, तो उससे पहले सरकार को लग रहा है कि हमारे लिए यह बजट बेहद फायदेमंद हो सकता है। और वाकई बजट इसलिए भी बनाया गया, बजट इस नजरिए से बनाया गया है कि आने वाले 4-5-6 महीने में विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पर यह चुनावी बजट माना जा रहा है। हालांकि देखिए, यह तो सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार इस बजट को धरातल पर उतार पाती है या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यह बजट चुनावी बजट ही माना जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आपके बीच 3:30 बजे लाइव आएंगे। आप लोग उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।